Now, all we need is to construct a matrix form given problem or set of the equation. ठीक है ना, यानी कि पहले मैट्रिक्स एक बनाओ, उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करो और उसके बाद हम कर सकते हैं। ये कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस दी गई है, उसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, देख लें एक दफा जरा गौर से। समझ आ गई सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। यार? कैसे हो सकता है? आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। बाकी सबको हो रही है? यस हाँ, सर। किया हमने। ठीक हो गया, 2 मिनट वेट कर लें उसके बाद। Someone is trying to join close that. लो जी, अब हो रही है शो? यस सर। ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गया? ये सारा जानना है जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक, पिछली दफा भी बता दिया था आपको। अच्छा जी, अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर जो है सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक का नाम है हमारे पास गैस जॉर्डन मेथड और दूसरा हमारे पास गैसियन एलिमिनेशन मेथड। अब एक बात याद रखनी है आपने, गैसियन एलिमिनेशन मेथड में ना दो तरीके होते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक होता है फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक होता है बैकवर्ड एलिमिनेशन। ठीक है, एक दफा फिर दोहरा देता हूँ। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, जो अभी जो मैं आप सिखा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरह वो क्या कहते हैं, क्रैमर रूल है, इन्वर्स है, उसके अलावा एक ट्रेडिशनल मेथड जो है ये गैसियन एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा हमारे पास है गैस जॉर्डन मेथड। ठीक है, अब जो गैसियन एलिमिनेशन मेथड है जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है, उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक होता है फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है हमारे पास बैकवर्ड एलिमिनेशन। मैं आपको नोट्स पे ले चलता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर अगर आप गौर करो तो जो फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, उसके अंदर आपने लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म बनानी होती है। लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म याद है ना क्या होती है? जी सर, याद है। याद है, हाँ। ठीक हो गया। किस तरह की होती है मैं जरा आपको बना के भी दिखाते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म, जिसके यहाँ पर ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, इसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको या ये चाहिए या फिर आपको ये चाहिए। जिसके ऊपर जीरो होगा ट्रायंगल के, वो लोअर ट्रायंगल हो गई। हाँ जी, अब बता रहा हूँ, एक सेकंड ये देखो जरा। या आपको इस तरह की फॉर्म चाहिए, ये इस तरह वाली, या फिर आपको इस तरह की फॉर्म चाहिए। दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में अगर आपका होगा ना, या तो ये अपर ट्रायंगल बन रहे हो या फिर दोनों की तरफ डायगोनल में, ये डायगोनल है आपका और इसके दोनों साइड्स पर क्या कहते हैं ट्रायंगल में जीरो हो। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अब हमने आपको इक्वेशन दी गई होगी, लाइक सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने क्या करना होगा, इनके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करने। रो ऑपरेशन पता ना क्या होते हैं जी? R1 को R2 में प्लस कर दिया, R3 को R2 में से माइनस कर दिया, ये होते हैं रो ऑपरेशन। ठीक हो गया ना? हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, या ऐसी फॉर्म हो या फिर ऐसी फॉर्म हो, वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन होता है कि आप क्या कहते हैं। कभी कभार इस तरह भी होता है कि खाली है अपर ट्रायंगल बन रहा हो, मगर कभी कभार इस तरह भी होता है कि दोनों तरफ इसके जीरो में ट्रायंगल बन रहे हो। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये तो हो गया फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। बैकवर्ड एलिमिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एचिलॉन फॉर्म चाहिए। एचिलॉन फॉर्म तो याद होगी सबको, आपकी ये होती है एचिलॉन फॉर्म।
ये आपकी एचेलॉन फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड इससे सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं और बैकवर्ड लैमिनेशन क्यों करते हैं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड की तरफ चले जाते हैं। चलिए देखा जाए, अगर हम इसे कंसीडर कर लें x, ये है y और ये है z। पहली रो में हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड है, सिर्फ x की, ठीक है। दूसरी रो में हमारे पास y की वैल्यू फाइंड है, तीसरे में z की वैल्यू फाइंड है, ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास क्या चलता आ रहा है, एक चेन चलती आ रही है जिसकी वजह से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं आपको जरा ये करके दिखाता हूँ। लेट सपोज हम करते हैं, हमारे पास एक है 1 0 0 3 0 2 0 और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1 3 1 0। अच्छा जी, अब मुझे बताएं क्या ये फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। क्लास में कोई है, ये लेफ्ट कर गए सारे। अभी पता ही नहीं फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन होती है क्या। और वही तो सिखा रहा हूँ ना बाबा। ये देखो, क्या ये फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये देख लो। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि उसके अपर में ट्रायंगल बन रहा होगा जीरोस का, तो क्या वो बन रहा है, हाँ नहीं बन रहा। बन रहा है। अच्छा जी, अगर हम इसे किसी उसके अंदर इक्वेशन फॉर्म में लिख ले तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 3। दूसरी रो में आ जाए तो ये आ जाएगा 0x। वैसे 0x बनना नहीं है, इसको 1 आप 1 बना लो यार, इसे 1 बना लो इसे आप। ये बनेगा 1x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। तीसरे आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, 3 है। अब इस x की वैल्यू को जो है या जो है इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 बनेगा। 2y इज इक्वल्स टू 1 3 जा 3 और ये उधर चला गया तो 4 माइनस 3 1/2 होगा। 1 बाय ये यहाँ पे 1 आ जाएगा और y इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब y की भी वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी, y की वैल्यू अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे, ये वाला जो y है, x की वैल्यू फिर हम यहाँ पर आके पुट कर देंगे, ठीक हो गया ना। इसी तरह हमारे पास z निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। x से शुरू किया और z पर खत्म किया, पहले x की वैल्यू फाइंड की, फिर y की वैल्यू फाइंड की और फिर हमने z की वैल्यू फाइंड की। इसी तरह अगर आप दूसरे तरीके पर आ जाओ, हमारा होता है क्या कहते हैं, बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड। बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया कि हमारे पास एचेलॉन फॉर्म होता है, ये एचेलॉन फॉर्म, ये आ गया आपके एचेलॉन फॉर्म। ये भी एक आपके पास वो है क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म है। पहले इक्वेशन लिख लो, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0 प्लस 6y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 2 है। आखिरी हमारे पास आ जाएगा 9z इज इक्वल्स टू 3। अच्छा जी, अब आप देखो, अगर हम z को पकड़ें, अब बैकवर्ड है तो सबसे पहले हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे, z के बाद y की वैल्यू फाइंड करेंगे और सबसे आखिर में x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हो गया बैकवर्ड। बैकवर्ड का वैसे ही मतलब पता है हम सबको कि क्या होता है, पीछे की तरफ आना, फॉरवर्ड आगे की तरफ चलना। तो हम अब पीछे की तरफ आ रहे हैं, z इधर लिखो, ये बनेगा 3/9। ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब इस 1/3 को y के अंदर पुट कर दो। लेट सपोज कि अगर आपका सारा हल कर कर आके आपकी y की वैल्यू आ गई है 3/2, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको इधर पुट कर दो और z की वैल्यू हमें पहले से फाइंड है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और लेट सपोज आपका x का भी आंसर आ गया
1/6 लेट्स सपोज, ठीक हो गया। तो आपको सारी वैल्यूज फाइंड हो गई है, एक्स की भी, वाई की भी और जी की भी, ठीक है। तो सर आ अगर गई। वाई से स्टार्ट हो तो फिर ये कौन सा मेथड होगा? वाई से क्यों स्टार्ट होगा, मैंने आपको बताया दो ही मेथड है अभी तक इसके, एक फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन है और एक बैकवर्ड लेमिनेशन है। बैकवर्ड लेमिनेशन में हमारे पास लाजिम है कि हमारे पास सिर्फ जी की वैल्यू हो, और फॉरवर्ड के लिए जरूरी है कि हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यू हो। वो तभी मुमकिन है जब हमारे पास क्या कहते हैं, बैकवर्ड्स में ये फॉर्म होगी और फॉरवर्ड में हमारे पास ये फॉर्म होगी, ठीक है। मतलब कि हमें कुछ नहीं करना, वो क्वेश्चन खुद ही ऐसा दिया होगा कि हमें पता चल जाएगा कि बैकवर्ड से होगा कि बेटा आप यूनिवर्सिटी में आ गए हो, अब यहाँ पे हलवे नहीं मिलते बने बनाए, नहीं। खुद मेरा बनाना कहने पड़ता का मतलब है, अच्छा मतलब है। कि वो किस तरह, मतलब कि हम खुद बनाएंगे? मैं बताता हूँ अब आपको। असल में हम जब तक छोटे थे ना, तब तक तो हमें ये काम ऐसे ही दिया जाता था। अब आपको ये काम इस तरह नहीं दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब आपको ये फॉर्म दी जाएगी 1 2 3 6 8 9 10 11 6। सॉरी यार, इसको मैं करना भूल गया। 1 2 3 कर लो। अब इस तरह आपको मैट्रिक्स फॉर्म दिया गया होगा, अब आपने इसको रिड्यूस करना है। अब ये आपके ऊपर जाना है कि आपने किस तरीके से करना है, फॉरवर्ड से करना है या बैकवर्ड से करना है। अगर तो आपने बैकवर्ड से करना है तो इसे एप्सिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो सबसे पहले। इसके लिए रो ऑपरेशन लगेंगे, R1 प्लस R2 R3 प्लस ये। तो इस तरह इसको वो मैं करके आपको भी सिखाता हूँ, वो भी सिखाता हूँ मैं आपको। वो एग्जाम्पल दी गई है, मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाता हूँ, ठीक हो गया ना। ये मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, ठीक है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, समझ लो हम फॉरवर्ड से कर रहे हैं अभी। तो फॉरवर्ड में हमने समझ लो, लेट्स सपोज हमारे पास आंसर आ गया ये 2 3 0 6 8 9, यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हमने फॉरवर्ड, लेट्स सपोज कि हमने इसे फॉरवर्ड तरीके से करना था। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। ये हमारे पास एक्स है, एक्स हमारे पास फाइंड हो जाएगा तो हम इसे वाई के अंदर डाल देंगे। जब हमारे पास वाई फाइंड हो जाएगा तो हम वाई को इधर डाल देंगे और एक्स की वैल्यू को इधर डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड। फिर अगर इसी को कन्वर्ट करना है बैक सब्स्टिट्यूशन में और बैक एलिमिनेशन में, तो वो ये तरीका होगा। फिर आपको रो ऑपरेशन वगैरह अप्लाई करने पड़ेंगे। ये अब आपकी अपनी जहानत है, आपके अपने दिमाग है कि आप किस तरह कन्वर्ट करते हो, ठीक हो गया ना। आपने आपस में रोज को देखना है कि अगर मैं लेट सपोज 6 को 0 बनाना है ना हमने, अगर मैं रो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 बन जाए 6, और फिर R1 को माइनस कर दूं R2 में से, तो हमारे पास 6 माइनस 6 का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक बात याद रखनी है, अगर हम एक रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ना तो पूरी रो के ऊपर होगा, ये बात याद रखनी है। वो भी आप एग्जांपल देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। अगर हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो अगर हम समझ लो हमने सॉल्व करके हमारे पास आ गया ये आंसर 3 2 1 6 0 4, और ये हमारे पास आंसर आता है 1 3 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास फॉर्म बन गई एचेलॉन फॉर्म, जिसे हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये हमारे पास z की वैल्यू है। अब इस z की वैल्यू को जो हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू है, इसके अंदर y और z दोनों आ जाएंगे, दोनों कवर हो जाएंगे। और जब इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम बाकी दो के अंदर, ये जो दो हैं इसके अंदर हम बाकी की वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। समझ आ गई फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन और बैकवर्ड्स क्या होती है? जी सर। यस ठीक सर है। आगे। जिसको ना समझ आई और जो नहीं बोल सकता इस वक्त क्लास के अंदर, वो मुझे कमेंट्स में बता दे, ठीक है। थोड़ा जल्दी करने, मैंने अभी पीछे रिपीट भी करनी है क्लास। जिसको नहीं समझ आ गई और जो नहीं बोल सकता क्लास में, वो यहाँ पे टाइप करके लिख दे जल्दी को, यस या नो कर दे। यस का मतलब होगा आगे चले, नो का मतलब फिर से समझा दें। तो भाई एक बार दोबारा बता दें, कौन सा वाला, फॉरवर्ड के बैकवर्ड के दोनों जी।
सॉरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब ये दो तरीके हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि फॉरवर्ड क्या होता है। याद रखना फॉरवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी मैट्रिक्स को ना लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है, जिसके अंदर ये हमारे पास बन रहा होगा ना इस तरह का कोई साइन, ठीक है, तो वो होगी हमारे पास क्या कहते हैं फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड ट्रायंगल। तो लिख भी देते हैं यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर। ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। ठीक हो गया। वो इसलिए क्यों, क्योंकि देखो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड है, y तो 0 हो जाएगा और z भी हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको जरा मैं अगर आपको लीनियर की फॉर्म में लिख दूंगा ना तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास x है। अच्छा यार आर्गुमेंट्री मैथ समझो सबके सामने 1 है, ये सारे 1 है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 और हमारे पास x प्लस 9y प्लस 3z इज इक्वल्स टू आ गया, ये भी 1। ठीक है, x हमारे पास 1 है तो जारी बात है इस 1 को हम यहाँ पर पुट करेंगे, क्या बनेगा, y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -1/3। अब इस y को हम x की वैल्यू हमें पता है 1 है, y की वैल्यू हमें पता है 1/3 है। अब हमारे पास सिर्फ रह गया z। इसी तरह अब हम z के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, ये था हमारा फॉरवर्ड जाना, क्या कहते हैं फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आ जाते हैं बैकवर्ड्स पे। बैकवर्ड्स, अच्छा बैकवर्ड के लिए आपके लिए क्या जरूरी है कि एचेलॉन फॉर्म में होना चाहिए, क्या कहते हैं एचेलॉन फॉर्म में होना चाहिए। एचेलॉन फॉर्म आपकी क्या होती है, 1 3 2 0 1 6 0 0, यहाँ पे कोई भी वैल्यू 4, यहाँ पे लेट सपोज कर लिया कि 1 2 और 3। ठीक है, ये आपकी आ गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं तो बनेगा x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1। दूसरी हमारे पास आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा सही बात है, प्लस y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। आखिरी हमारे पास आ जाएगा 4z इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। z की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 3/4। याद रखने एक बात, बैकवर्ड्स में हम z से x की तरफ आएंगे और फॉरवर्ड में हम x से z की तरफ आएंगे। ठीक है, लो चलते हैं। हमारे पास ये वैल्यू फाइंड होगी। अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस जगह, तो हमारे पास जगह y प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 2। इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 6 भी है, 3/4 के शुरू पे 6 भी है। 3/4 क्या कहते हैं, सॉरी इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम ना। ठीक है, 6 3 क्या कहते हैं हमारा बन जाता है 18 18/4। देखो ये आपस में कट रहे हैं तो काट दो, क्या आंसर आता है हमारे पास, 2 9 18 और 2 2 4, 9/2 आ जाएगा हमारे पास, 9/5 इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू। जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 9/2। ठीक, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 4 माइनस 9/2 ये बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 9 -5/2 -5/2। अब हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इस y की वैल्यू को जब हम इसके अंदर पुट कर देंगे, z की वैल्यू हमें पता है नीचे हमारे पास पड़ी हुई है 3/4। ठीक है,
अब हमारे पास खाली x की वैल्यू रह गई। लेट्स सपोज कि हमने इन सबको आपस में क्या कहते हैं वो कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेट्स सपोज हमारे पास 1/3 आ जाएगी। तो वो आपके पास सारी वैल्यूज फाइंड हो गया, z की भी, y की भी और x की भी। ठीक है, जी दोनों समझा दिया, फॉरवर्ड कैसे होता है और बैकवर्ड्स कैसे होता है। ठीक है, जी अगले भाई। अगले चलें। ये आपको मैं बता रहा हूँ फिर से कि गाउसियन एलिमिनेशन मेथड के लिए है, ये गॉस जॉर्डन मेथड के लिए नहीं है। ये सिर्फ जी 2 तरीके तब लगता है जब हम गाउसियन एलिमिनेशन मेथड फाइंड कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। अब है कि करने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये आपको एक इक्वेशन दी गई हुई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, नजर आ रही है ये। तो ये अब नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले अब ये हमारे अब इसने तो मेरे ख्याल में ना उसके अंदर की हुई है, हाँ बैकवर्ड फॉर्म में इसने की हुई है। बैकवर्ड फॉर्म की हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, हमें क्या पता है कि हमारे पास कहाँ कहाँ पर जीरो होने चाहिए। ये देखो, हमारे पास एक इस जगह जीरो होना चाहिए, इस जगह जीरो होना चाहिए और इस जगह जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है ना, इसलिए क्योंकि ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, हमें सिर्फ जी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक बात गौर करें कि जो हमारी जो है पहला एलिमेंट है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। एचिलोन फॉर्म में हमें क्या जरूरी होता है कि हमेशा वैल्यू 1 हो, ये मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी है, हमने कोशिश यही करनी है कि उसे हम किस में तब्दील कर दें, 1 के अंदर तब्दील कर दें। ठीक है, अब हम 1 के अंदर तब्दील किस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, एक बात याद रखना, ये हमारे पास है रो 2 और ये हमारे पास है रो 3, ये हमारे पास है रो 1। अब वो कह रहा है कि अगर हम रो 1 को, यानी कि ये जो रो बनी है ये रो, इस रो को अगर हम रो 2 के साथ इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का पता ना क्या होता है, ऊपर नीचे करना, आसान लफ्जों में इंटरचेंज करते तो क्या बनता है, गौर करो जरा। जल्दी डिलीट भी नहीं होना। अच्छा ये देखो जरा, 1 - 2 3, ये ऊपर चला गया, 1 - 2 3, जो ऊपर वाला था 0 2 1 वो नीचे आ गया 0 2 1। ठीक है, थर्ड रो ऐसी की ऐसी रही है, क्यों? क्योंकि हमने उसे छेड़ा ही नहीं, इंटरचेंज किया ही नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया, R3 को हमने R1 में प्लस कर दिया। अच्छा एक और बात याद रखनी है आपने, एक बात जरा ध्यान से, जिस रो को आपने चेंज करना ना उसको पहले लिखना है। ये अक्सर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, जिस तरह R3 को R1 में प्लस करना है ना, वो बच्चे लिख देते हैं R1 + R3। इससे उस्ताद भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उस्ताद के जहन में ये चीज बैठी होती है, वो तो इस तरह माशाल्लाह कर करके पक्का हुआ होता है कि उसकी माशाल्लाह जाने जहन में पक्का हुआ होता है। ठीक है, अब वो ये नहीं समझ पाता कि आपने ऑपरेशन गलत किया, कि आपने ये वाली जो साइड है वो गलत लिखी है। ठीक है ना, याद रखनी है जिस चीज ने चेंज होना, R3 ने चेंज होना था, ये देखो R3 चेंज हो गया। ठीक है, R1 वैसी की वैसी है जैसा आप ऊपर देख रहे हो। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये बात मुझे भी बड़ी पहले कंफ्यूज करती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। R3 जो भी चीज ने तब्दील होना है, जिस रो ने तब्दील होना है, वो हमेशा पहले आएगी। ठीक, अच्छा अब वो कह रहा है R3 को R1 के अंदर प्लस कर दो। ठीक है, अब मैं आपको प्लस करके दिखाता हूँ। 1 + -1, यार भाई चल, अच्छा 1 + -1 क्या बनेगा, ये 0 0। तो देखो यहाँ पर 0 आ गया। जी ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद उसने अब क्या कहा, -2 - 1 क्या कर, 2 मिनट R3 को कर रहे हैं ना, हाँ ठीक हो गया, -2 और +1 -1, यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है ना, अब इसी तरह -3 और +2, -3 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर से हमारे पास -1 आ गया। ठीक है जी, अब अगला उसने क्या ऑपरेशन किया, इंटरचेंज R2 एंड R3।
R2 और R3 को अब आपस में इंटरचेंज कर दिया है। R2 कौन सी है, जरा देखो, 0 1 R2 ये हमारे पास 3 और R3 हमारे पास, ये हमारे पास 3, ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर देते। देखो ये हमारे पास R2 आ गई, ये हमारे पास R3 आ गई, ठीक है। जी उसके बाद अब उसने क्या किया, R3 को अब हमने फिर से चेंज करना, जारी बात है हमने 0 लेना ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भी इस वक्त 2 है, हमने कोशिश करनी है कि यहाँ पर 0 आ जाए, ठीक, क्योंकि हम किससे कर रहे हैं, बैकवर्ड लेमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। एक 0 यहाँ पर आ गया, एक 0 में भी एक और चाहिए, ठीक है। अब देखो इस 0 को बनाने के लिए उसने क्या किया, R2 जो है, ये वाली जो रो है ना, इसको उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इस 2 को, इस जो रो है इसको ऐड कर दिया R3 के साथ, ठीक है, करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो गया, 0। जी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस प्लस क्या है हमारे पास 0, तो क्या बन जाएगा, आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। यही आएगा। अब इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय -1 ये हो जाएगा -2, ठीक। अब -2 प्लस 2 कितना हो गया, 0 ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और अब आखिरी हमारा ऑपरेशन चल रहा है -2 और ये, और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 ये हो जाएगा -2। अच्छा -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 -1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा हमें जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी वो बन गई है, अगर आप गौर करो तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म थी, तो ये तो बन गई, एचेलॉन फॉर्म बन गई है, जी ठीक है। एचेलॉन फॉर्म बन गई, तो अब हम आगे क्या करते हैं, अब आप देखो तो z की वैल्यू सबसे पहले उसने फाइंड किया, ठीक है, ये देखो ये z है, और ये उसने z की वैल्यू सबसे पहले फाइंड किया। अब ये जो z की वैल्यू जो 2 आई है ना, इस 2 को इसने यहाँ पर ला के पुट किया, नीचे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आके, ये देखो, ठीक है। अब मजीद आके इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू निकल आई। अब इस y की वैल्यू को हमने यहाँ पे भी पुट किया और x की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास x ये वैल्यू आंसर आ गई, x की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास था फॉर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसी को ना जी समझ आया हो, आ गया। आ गई है। जी अच्छा जी, गैस जॉर्डन मेथड, अच्छा जी वो तो मैंने आपको समझा दिया था कि इसके लिए आपके लिए क्या जरूरी है, कि क्या कहते हैं, गैसियन इलेमिनेशन मेथड, या तो आप फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से करते हैं या आप बैकवर्ड इलेमिनेशन से करते हैं, और आपको उनकी शराइत पता है कि क्या क्या उसकी फॉर्म होनी चाहिए। अब गैस जॉर्डन मेथड आ गया, इसके लिए क्या जरूरी है, अब देखो जरा, जब हम गैस जॉर्डन मेथड पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर आपके लिए लाजमी है 2 फॉर्म्स, या तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर आपके रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर होना चाहिए। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म कौन सी होती है, जिसके दोनों साइडों पर 0 होते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए आपकी, ठीक है। या फिर अगर आपकी इस तरह की भी फॉर्म बन गई ना, तब भी आपका मैट्रिक्स फाइंड हो सकता है, दोनों में से किसी एक फॉर्म में होना चाहिए आपका गैस जॉर्डन मेथड में, सही। चलूँ अब मैं आगे, जी ठीक है। इसके अंदर भी वही इसने रो ऑपरेशन अप्लाई किया, सबसे पहले ये आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दी गई है, उसे ऑटोमेटेड मैट्रिक्स के अंदर उसने तब्दील किया, ठीक है। फिर उसने वही जनरल रो ऑपरेशन R1 प्लस R2 किया। अब ये जरा आप खुद देखेंगे, वैसे मैं समझा सकता हूँ, अगर किसी को ना समझ आई तो मैं फिर समझा दूंगा, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। R2 को उसने R1 में कन्वर्ट किया, जरा 2 मिनट देखें, अपने जिसे कहते हैं दिमाग में करें इसे, जरा देखें कि सही भी किया कि नहीं किया, ठीक ही है। ठीक किया, ठीक हो गया। अब उसने क्या किया है, R3 प्लस R1, एक बात याद रखनी है आपको, मैं बता दूं कि ये जो नजर आ रहा है ये इसके लिए किया इसने, इसके लिए नहीं किया, तो मार के इतना मोटा हो गया, ठीक है। ठीक है, ठीक।
अच्छा, अब फिर उसने इंटरचेंजिंग की है किस चीज की, रो 2 की रो 3 के साथ। फिर उसको भी एक नजर डाल लें। ये जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं ना, ये इसके लिए हो रहा है, जी इसके लिए नहीं हो रहा। ठीक, मैं आपको साइन भी डालता हूँ कि ये इसके लिए नहीं हो रहा। ठीक है, जी अब जरा फिर इस गौर करो, ये इसके लिए हो रहा है। 2 को 2 से करेंगे, 2 से हाँ जी, आर याद रखना, R2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद R3 के अंदर इसको प्लस कर दें। -2। ठीक है ठीक है, अच्छा जी। जी, इसका जरा आंसर देखे, ठीक आ रहा है आंसर। अच्छा जी, पिछले पिछले तक तो उसने यहाँ तक कर दिया था। ठीक है, हमारे पास हमें रिक्वायर्ड फॉर्म क्या थी, हमें ये रिक्वायर्ड फॉर्म थी कि हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म आ जाएगी। हमारे पास अपर ट्रायंगुलर फॉर्म आ गई, मगर मैंने आपको क्या कहा था, इसके अंदर हमने रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है कि अब हमने बताया जो है ये भी जीरो करना है और ये भी जीरो करना है। ठीक है, अब जी इसके लिए हम मजीद मेहनत करते हैं। अब उसने R2 को R3 में से माइनस किया है और एक और उसने तो ऑपरेशन अप्लाई किया है R1 को R3 में से माइनस करके। तो जरा देख लें, R2 को R3 में से माइनस किया, 0 -1। ठीक हो गया। चलूं आगे, यस सर। ठीक हो गया। बोर तो नहीं हो रहे यार? नहीं सही। आपसे नहीं कह रहा, बाकी लड़कों से कह रहा हूँ। या ये देखो जाना, अब हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई और z की भी वैल्यू हमारे पास स्ट्रेट ही आ गई है। ठीक हो गया ना। कहते हैं ये जो गैस जॉर्डन मेथड है ना, सबसे इजी इसलिए है क्योंकि इसके लिए ना हमें क्या कहते हैं वो नहीं करना पड़ता, बाद में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ता। अब आप देखें तो x1 की वैल्यू हम डायरेक्टली बता सकते हैं -4 है, xy की वैल्यू y की वैल्यू -5 है और z की वैल्यू 2 है, ये हम देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, जी इसलिए जो होता है ना गैस जॉर्डन मेथड ये सबसे ईजी होता है। मगर इसमें मुश्किल बस ये आती है कि यार हमें रो ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं और रो ऑपरेशन करना मसला ये है कि हमें ये नहीं पक्का पता होता कि वाकई हमारा ठीक जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। बाकी मैथ के सवाल तो पता चल जाता है ना कि यार ये एक्सट्रीम वैल्यू चढ़ गई है या वैल्यू बहुत लो हो गई है, तो हम कह देते हैं कि यार मुझे लग रहा है गलत सवाल, मैं फिर इससे देख लेता हूँ। इसके अंदर हमें पता नहीं चलता। तो अगर आपका रो ऑपरेशन अगर गलत हो गया ना तो फिर जरा मसला बन जाता है ये काम। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो जी ये दो हमारे पास टॉपिक्स थे और वो हमने क्लियर कर लिया। अब वो पूछ रहा है आपसे कि जी आपको सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा लगा, ट्रेडिशनल तरीका जो आम तरीका होता है आपको फाइंड करने का, कौन सा होता है? लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बना के। ठीक हो गया ना। दूसरा हमारे पास वो कह रहा है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है और गॉस जॉर्डन मेथड है। ठीक है, वैसे तो इसने खाली 3 बताए ना, आगे होते बड़े सारे हैं जैसे क्रैमर रूल और इनवर्स है, ये 2 और हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा बेहतर लगा? ट्रेडिशनल। सही, ठीक हो गया। और अगर मैं इन दोनों में से पूछूं गॉसियन एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन में से, तो फिर कौन सा चलेगा? फिर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन ठीक है। सही 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 है, चलिए ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, जिन बच्चों ने मजीद बैठना है वो नहीं बल्कि 1 सेकंड एक और काम है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। अभी हमने उसके वेरियस मेथड्स हैं। ठीक है, जिसने अभी बैठना है तो वो बैठ सकता है, जिसने जाना वो जा सकता है। ठीक हो गया, क्योंकि अब मैं रिपीट करने लगा हूँ और जो है ये आज प्रीवियस लेक्चर रिपीट करने लगी हो ना अब? हाँ जी, मैं प्रीवियस लेक्चर रिपीट करने लगा हूँ, मगर इसके अंदर एक नया टॉपिक आ जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने का। ठीक है, 2 मिनट अज़ान हो रही है, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है। करते हैं स्टडीज के अलावा किस किस को अजान के बाद की दुआ आती है? भाई मुझे आती है। अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है।
जिसको नहीं भी आती वो जल्द से जल्द जिसे कहते हैं ना याद कर ले, ठीक हो गया ना। अजान के बाद जो शख्स क्या कहते हैं, एक दो बातें, एक तो वो जो अजान के वक्त बिल्कुल खामोश रहता है, दूसरा क्या कहते हैं अजान की क्या कहते हैं दुआ पढ़ता है तो जन्नत उस पर लाजिम हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि अजान के वक्त एक तो चुप हो जाया करें और दूसरी अजान की दुआ पढ़ लीजिए, आसान सी है। क्या कहते हैं दुआ कहते हैं तो सुना दूं। सुना दे भाई एक दफा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वद दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। एक बात इसमें और बताता चलूं, कुछ लोग इससे बड़ी भी दुआ पढ़ते हैं, कुछ लोग इससे छोटी भी दुआ पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप जितनी मर्जी बड़ी पढ़ लो। ये मैंने आपको एक आपने छोटी भाई बताई है। एक मिस कर दिया तो। हाँ जी, मैं वही इसलिए मैंने आपको बताया था वो होगा एक, मैंने असल में कुछ लोग होंगे जिनको नहीं भी आती होगी, इसलिए मैंने छोटी बताई है उन्हें, ठीक है। ठीक। ले जी बाकी अब हम रिपीट करना शुरू करते हैं जी। नो जी लो जी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था हम रैंक क्यों फाइंड करते हैं, पुराने हज़रात बताएं हम रैंक क्यों फाइंड करते हैं। ऑर्डर फाइंड करने के लिए। नहीं, ऑर्डर फाइंड करने के लिए तो नहीं, ऑर्डर फाइंड इस तरह नहीं हम कर सकते। एक सेकंड ठहरो जरा, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दूं, अच्छा ये बताओ मुझे जरा किस क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका क्या ऑर्डर है। आवाज नहीं आ रही। 3/4 हाँ जी 3/4 का 3, असल में यार ये ना 3/3 का ही होगा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसलिए इसे हम वैसे शामिल नहीं करते, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसलिए हम शामिल कर सकते, ठीक है। वैसे अगर आप 3/4 भी करते हो तब भी ठीक है, 3/3 भी ठीक है, क्योंकि अगर कभी कभी होता है कि हमें नहीं पता होता कि यार ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो वैसे दोनों ही ठीक है। अच्छा ऑर्डर तो हमने आराम से फाइंड कर लिया, हमें पता है इसका फार्मूला होता है रोज बाय कॉलम्स। तो अब रैंक क्यों फाइंड करते हैं, चलो मैं बताता हूँ। रैंक इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इसके कितने सोल्यूशन बन सकते हैं, सोल्यूशन बन भी सकता है या नहीं बन सकता, या फिर हम मल्टीपल सोल्यूशन बना सकते हैं इसके, ठीक है। इसके कितने जी। सोल्यूशन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, जितना रैंक होगा उतने इसके सोल्यूशंस बन सकते हैं, ठीक है। जी। वापस आते हैं अपने इसके ऊपर। डेफिनेशन, एक बात याद रखना यार, डेफिनेशन जितनी पढ़ोगे ना आप उतना उलझोगे। पहले आप सवाल करो उसके बाद डेफिनेशन पढ़ो, इससे आपको ना आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये कहना चाह रहा है। वरना आप खाली डेफिनेशन में पढ़ोगे ना उससे फायदा कुछ नहीं होगा। याद रखना मैथ कह लो कि रट्टा नहीं है, ये बात याद रखना, मैथ रट्टा नहीं है। मैथ में एक आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होता है कि ये कॉन्सेप्ट इस तरह है, तो आप आगे जो मर्जी सवाल आ जाए ना आपको आप कर सकते हो, ठीक है। जी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए लेट सपोज अभी आपको क्या दिया गया है, 4/4 का मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले बात नोट कर लें एक बात में ना, नीचे चल जाए। अच्छा जी एक बार नोट कर लें, तो क्या होगा रैंक ऑर्डर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब ये कह रहा है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो जो रैंक होगा वही क्या होगा, ऑर्डर होगा। मगर अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाता है तो जो ऑर्डर होगा वो बड़ा होगा रैंक से, या रैंक छोटा होगा ऑर्डर से। बात दोनों एक ही है, ठीक है। समझ आ गई इसकी। अगर तो हमारा डिटर्मिनेंट लेट सपोज है कि 0 नहीं है,
जैसे ना हम 3 निकालते हैं तो हम कहते हैं कि जो रैंक है वही ऑर्डर है, ठीक। और अगर ए का डिटर्मिनेंट निकलता है वो 0 आ जाता है तो हम याद रखना वो कभी भी ऑर्डर के बराबर नहीं हो सकता। अभी आप सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक। लेट्स सपोज कि हमारे पास 4x4 का है। जब भी हमारे पास 4x4 का, अगर तो 3x3 का होता फिर तो कोई मसला नहीं था रैंक फाइंड करने में, हम सीधा डिटर्मिनेंट लेते। पर यहाँ 4x4 का है तो हम क्या करते हैं। अच्छा, ये सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि क्या कहते हैं, जो रैंक होता है उसको फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जिस तरह कहते हैं नॉर्मल मेथड होता है, उसके अलावा माइनर मेथड होता है, डिटर्मिनेशन मेथड होता है, उसके अलावा एक अल्टरनेट मेथड होता है जो कि मैंने आज जिसे कहते हैं डिस्कवर किया। वो भी तब भी मुझे डिस्कवर हुआ जब आप लोगों ने मुझे कहा कि जी ये समझ नहीं आई, ठीक है। मैंने ज़रा उसके ऊपर तहकीक की तो मुझे एक नया तरीका समझ लगा उसका, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड होता है, उसके अलावा जो है FAQ मेथड होता है और डिटर्मिनेशन मेथड होता है, ठीक। अच्छा जी, याद रखना जब भी आपने, अगर आपको 4x4 का आ गया तो आपने क्या करना है, कोई सी भी एक कॉलम और एक रो को आपने स्किप कर देना, ठीक। ये स्किप हो गया। अब ये जो बाकी आपके पास बचा ना, ये इसका आपने लेना है डिटर्मिनेंट। लेट्स सपोज कि अगर आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है 63, ठीक, ये आपका आंसर आया 63, तो हमने किसका ऑर्डर लिया था? डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या था? 3x3 था। अगर इस डब्बे को देखें, क्या ऑर्डर था इसका? 3x3 का था। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका रैंक 3 है, ठीक। अगर इसका जाना रैंक इज इक्वल्स टू 0 आ जाता तो हम क्या करते, हम इस डब्बे को रिड्यूस कर देते। रिड्यूस करने से मुराद जो हम बताते इसे जरा, यार एक तो क्लिक नहीं होता जल्दी, यार छोड़ो इसे। अगर ये इसका डिटर्मिनेंट जो है, ये जो 3x3 का है, ये 0 आ जाता तो हम क्या करते हैं, हम इसके माइनर्स बना लेते हैं। माइनर हमें पता है क्या होता है, ये इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इस माइनर का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अगर इसका भी आंसर 0 आ जाता तो हम क्या करते, हम 2 मिनट ठहरो यार, ये जो है इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते। अगर इसका भी 0 आ जाता तो हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते, ठीक है। और अगर इसका भी आंसर 0 आ जाता तो हम ये इसका डिटर्मिनेंट ले लेते, ठीक है। मैं जरा डब्बे आपको थोड़े डिलीट कर दूं, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, ठीक है। हमने जिस तरह हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ना एक एक करके, इसी तरह हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अगर किसी ए का भी आंसर नॉन जीरो आ गया ना तो आप कह दोगे कि यहाँ पर इसका रैंक फाइंड हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई? मैं आपको एक दफा प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 लेट्स सपोज हमारे पास 4x4 का एक मैट्रिक्स था, ठीक है। अब हमने क्या किया, कोई सी भी एक रो और एक कॉलम को हमने डिसमिस कर दिया, ये हमारे पास डिसमिस्ड हो गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचे बाकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आता है ना, इसको हमने रखना बाहर और फिर बाकी जिस तरह हम लेते हैं उसी तरह हमने डिटर्मिनेंट लेना है। लेट्स सपोज कि इसका आंसर आ जाता है 6, ठीक है। अगर देखो, अगर क्या कहते हैं इसका आंसर नॉन जीरो है तो हम कह देंगे कि जी ये 3 इसका रैंक है। क्यों? क्योंकि हमने 3x3 का हमने जाना वो लिया, ठीक। रैंक क्या होगा, 3 होगा। और लेट्स सपोज अगर इसका आंसर 6 नहीं आता, इसका आंसर 0 आ जाता, तो फिर हम क्या करेंगे, हम मजीद इसको छोटे छोटे जिसे कहते हैं ना माइनर्स में कन्वर्ट कर देंगे। पहले हम इसका लेंगे, अगर इसका आंसर हमारे पास नॉन जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे इसका रैंक 2 का है, ठीक। क्यों? क्योंकि हमने 2x2 का लिया था तो इसका रैंक क्या है, 2 है। अगर लेट सपोज ये भी इसका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है, ये जो हमने लिया, फिर हम ये ले लेंगे। अगर इसका भी आंसर 0 आया तो हम ये ले लेंगे।
और अगर इसका भी आंसर 0 आया तो हम ये ले लेंगे। कोई ना कोई एक डब्बा ऐसा जरूर निकलेगा, एक माइनर ऐसा जरूर निकलेगा जो कि नॉन जीरो हो, और जो नॉन जीरो होगा हम उसको कहेंगे कि ये इसका रैंक है। 2/2 से ले रहे हैं तो हमारा रैंक 2 बनेगा। 3/3 से ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इसका रैंक क्या बनेगा, 3 रैंक बनेगा इसका। समझ आ गई बात? जी। और अगर लेट सपोज आप कोई सवाल, अगला ये अगर 4/4 का रैंक है तो हमने आफ्टर और कॉलम को जरूर स्किप करना है। हाँ जी, अगर आप नहीं स्किप करोगे तो आप उसका वो कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? 4/4 का तो डिटरमिनेंट नहीं लेना आता हमें अभी तक। क्या आता है आपको? और ऐसे भी अगर आता भी होगा ना तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, याद रखना, बहुत लंबा काम हो जाएगा फिर। हमें इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। सही है? अच्छा, जैसे फर्स्ट ब्लॉक का अगर मैट्रिक्स निकल आया, मतलब उसका नॉन जीरो आ गया, तो जो दूसरे होंगे उनका तो नहीं ना हम दोबारा डिटरमिन लेंगे? एक सेकंड, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि अगर 3/3 का आ गया? नहीं, मैं आगे जो फर्दर बात कर रहा हूँ, जैसे हाँ जीरो जी, आ गया ना, अगर जब आपका हमने उसको अगर आपका लेट सपोज आपने इसका लिया, ठीक है, डिटरमिनेंट वो 0 आ गया, ठीक है, आपने अगले का लेना। अब अगर नहीं, मैं इसका, कह रहा हूँ अगर हाँ जी, फर्स्ट का नॉन जीरो आ जाता है तो फिर आगे हम लेंगे मजीद के नहीं? हाँ जी, वही मैं आपको बताने लगा था। और लेट सपोज अगर आपका ये आंसर अगर नॉन जीरो आता है, लेट सपोज कोई 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो हम आगे मजीद नहीं लेंगे। हम कहेंगे कि जी ये 2/2 से सॉल्व हुआ तो इसका रैंक क्या होगा, 2 होगा। ठीक, आगे चलूं? सही है, थैंक यू। ठीक हो गया जी। अगर हमारे पास किसी का भी नहीं, अच्छा यार सॉरी, अच्छा हाँ जी, कोई सवाल? भाई वैल्यू चाहे जो मर्जी आए लेकिन रैंक फिर हम लोग यही कहेंगे कि 2 ही है। हाँ जी, अगर 3/3 से फाइंड किया तो हम कहेंगे 3 का रैंक है, और अगर 2/2 से किया तो हम 2 रैंक कहेंगे इसका। ठीक है? ठीक है। और कोई सवाल? यार अगर बहुत कोई रैंक 4/4 का है तो यानी कि उसका रैंक यानी कि 4 से फिर कम नहीं होगा। जहरी बात है, रैंक 4 से कम नहीं होगा ना फिर। यानी कि 4/4 यानी कि 4 रैंक नहीं हो सकता, 4 से कम ही रैंक होगा जिस मैट्रिक्स का होगा फिर। अगर मैट्रिक्स इससे बड़ा हुआ, जिस तरह 6/6 का हुआ, फिर तो 4 रैंक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो फिर वो कैसे निकालेंगे? वो किस तरह निकालेंगे? वो सर ने हमें एक एप्लीकेशन बना के देनी है या हमसे बनवाएंगे, वो मुझे नहीं पता। मगर सर ने कहा था कि जी मैं आपको बनवा के दूंगा या बना के दूंगा, मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं आप उससे सॉल्व करोगे। हमारे पास इतना तो हमारे पास दिमाग नहीं है ना कि हम 6/6 का करें। आप शायद पता नहीं थे या नहीं थे, मुझे नहीं याद। बहरहाल क्या कहते हैं, सर ने हमें बताया था कि जी मैं आपको आगे एक ऐसा कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना के दूंगा जिसके जरिए आप हल कर सकते हो। फिर आपको ह्यूमन यानी कभी सोचना नहीं चाहिए, खुद से नहीं करना पड़ेगा आपको इतना लंबा काम। चलो ठीक है, तो ठीक हो। क्लियर है? अंजिला भाई, ये सिर्फ दो ही रो दो ही कॉलम यूज कर सकते हैं कि 1 रो 1 कॉलम यूज कर सकते हैं? समझ नहीं आई आपकी बात। आपने कहना है कि 2/2 का है और रैंक ये 2 है, ये नहीं 2 रो इस्तेमाल करें और 2 कॉलम इस्तेमाल करें, या 3 रो हाँ जी, 3 कॉलम इस्तेमाल करें, तो ये हाँ जी, ऐसे नहीं कर सकते 1 रो 2 कॉलम यूज कर लें या 1 कॉलम क्यों? 3 रो यूज कर लें? वो क्यों? नहीं, ये कोई जरूरी है कि सेम यूज करनी है रोज और कॉलम? नहीं, वो तो रैंक आपकी इस मर्जी तरह है कैसे ना। निकालेंगे? सॉरी यार, सॉरी यार, ये देखो आप कहना ये चाह रहे हो कि जरूरी नहीं है कि हम यही ऊपर लेके जाते हैं आपको। आप कह रहे हो कि जरूरी नहीं है कि हम इसी को और इसी को स्किप करें, हम इसको भी स्किप कर नहीं सकते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नीचे बात कर रहा हूँ, ये जो नीचे आपने स्क्वायर बनाए हैं ना, हाँ जी, बॉक्स, हाँ इनकी जी, बात कर रहा हूँ कि ये आपने 2 को किया ना, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स को किया, हाँ इनको जी। एक रो अच्छा एक अच्छा, कॉलम। मुझे समझ आ गई। अच्छा, अगर आप 1 रो और या 2 कॉलम या 3 कॉलम या 4 कॉलम हाँ लोगे जी, तो हाँ आप जी, हाँ जी। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे मेरे भाई? लेट सपोज आपने कहा कि जी एक कॉलम हो और 3 रोज हो, ठीक, तो ये है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लोगे? हाँ, डिटर्मिनेंट तो नहीं आएगा।
हाँ ना, इसलिए कह रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होता है। समझ आ गई? जी आ गई, कभी मेहरबानी। भी रेक्टेंगुलर फॉर्म या कोई और फॉर्म हम नहीं ले सकते। ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। आगे चलते हैं जी अब हम। अच्छा, अब आपने सबने सवाल पूछे मगर किसी ने अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल नहीं पूछा। किसी के ज़हन में अभी भी नहीं आया? सोए सारे, नहीं आया कुछ भी? नहीं आया। नहीं। अच्छा, लेट्स सपोज कि पहले माइनर का भी जीरो आ गया, दूसरे माइनर का भी जीरो आ गया, तीसरे माइनर का भी जीरो आ गया, चौथे माइनर का भी जीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ कर सकते हैं? फिर इसका रैंक क्या 1 होगा? फिर इसका रैंक 0 होगा। सही। हाँ जी, अगर कोई भी आपके पास पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है तो हम कहेंगे जी उसका आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। उस रैंक का हमारे पास कोई भी मल्टीपल नहीं बनेगा। रैंक मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम फाइंड इसलिए करते हैं ताकि हम देख सके कि इसके कितने पॉसिबल सोल्यूशन बन सकते हैं। अगर रैंक ही 0 हो गया ना तो हम कह देंगे इसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन है ही नहीं। जरूरी नहीं है कि वो आपको एग्जाम में सर ये कहेंगे जी बेटा इसका रैंक फाइंड करो। आपको ये भी कह सकता है कि बेटा इस इक्वेशन कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं। आपको याद होगा कि हम रैंक फाइंड इसलिए करते हैं ताकि हम सॉल्यूशन निकाल सके, तो आप उसके मुताबिक फिर सॉल्व करोगे और आप इसका वो निकालोगे। ठीक है, जरूरी नहीं है क्योंकि सर ने क्या कहा था मैं कंसेप्चुअल दूंगा। अब इनका नहीं मुझे पता कंसेप्चुअल देते हैं कि नहीं देते। बहरहाल अगर अल्लाह ना करे आप भी गया, सर ने कह दी जी इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस बन सकते हैं, तो आपने रैंक फाइंड करना है। जो रैंक होगा आपको होगी ये इतने इसके पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकते हैं। ठीक, रैंक का हमारा हो गया चैप्टर खत्म। अच्छा, अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है या अल्टरनेट इसका जो है जो मैं आपने पूछा था वो क्या है? उसने क्या है द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम और रोज ऑफ ए इज कॉल्ड, क्या कहते हैं अल्टरनेट डेफिनेशन। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट रोज और जितने भी इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये जी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक, लीनियरली इंडिपेंडेंट पता ना क्या होता है सबको, किसी दफा भी बताया था, ये फिर समझा दूं कहते हो तो। वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, कह रहा है प्लीज चेक। ठीक हो गया। हाँ जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है? आसान है, मुंह से बताया जा सकता है, बहुत इजी है। किसी को भी नहीं याद आ रहा? हाँ, ये ना तो जवाब दे दो ताकि मैं पढ़ाऊं तो सही ना फिर। नहीं भाई याद नहीं आ रहा। अच्छा, याद नहीं आ रहा, मैं कराता हूँ, जल्दी बोला करो ना। अच्छा जी, ये देखो, याद रखना किसी भी इक्वेशन या किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर सारी वैल्यूज आपके पास 0 हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 है, y की भी वैल्यू 0 है और z की भी वैल्यू 0 है तो हम क्या कहेंगे? ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इसमें से कोई एक भी नॉन जीरो हुआ तो हम कह देंगे कि ये वाला जो वेरिएबल है ये नॉन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बाकी सारे इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ गई मैट्रिक्स एक 1 1 0 3 -2 1 -1 0 और 3। याद रखना है इसमें आपने हमेशा इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे ना 0 लेना है। ठीक हो गया। हम इसकी इक्वेशन फॉर्म में अगर हम लिख लें इसे, 2 मिनट है, अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिख लें तो क्या बनेगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरे हम इक्वेशन बनाते हैं 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस x प्लस y तो 0 है। ठीक है, प्लस 3y और 3z इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 0।
अच्छा जी, अब अगर मैं इसे यूं लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, या फिर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, लिख सकता हूँ मैं इसे ऐसे जी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, इस y की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास ये बन जाएगा 3x माइनस प्लस 2x। माइनस ये y बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, x की जगह मैंने y की जगह मैंने क्या किया, सॉरी 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 यार, x। x आना था, x मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2x कितना बन गया ये, क्या कहते हैं, x बन गया खाली। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, नहीं नहीं नहीं, माइनस नहीं, टू। गलत कर रहे हैं, देखो, ये देखो, वाई वन की जगह z नहीं आएगा। माइनस माइनस, नहीं 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 नहीं, ये देखो, टू वो एक्स तो आएगा ही आएगा, हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गलत जी कर लिया मैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, जेड इज इक्वल्स टू यहाँ रखा, ये उधर चला गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5x। बल्कि जेड को इधर रहने दो, हमने हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, अभी तो हमने वो कहते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, एंड पे आता है जेड को, हम जेड को बाद में लेंगे, सॉरी, जेड इज इक्वल्स टू, नीचे आ जाएगा हमारे पास 5, और ये जारी बात है कि यहाँ पे ये प्लस है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, एक्स की वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास, और वाई की वैल्यू हमें तो उससे फाइंड हो ही चुकी थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऊपर देखते हैं जाके, थर्ड इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स प्लस 3z, माइनस एक्स, सॉरी सॉरी, माइनस एक्स प्लस 3z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है। अब हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, जी इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अब जी ये हो जाएगा 2/5 प्लस प्लस 3z 3z। टू 0। जी ठीक है, जी अच्छा जी, सब चीजें इधर रखो, तो उधर जाके सारी चीजें मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसका आंसर z इज इक्वल टू 0 आ जाता है। टाइम पहले शॉर्ट है, इसलिए मैं जरा एक एक स्टेप कर नहीं रहा। जब हम सारी चीजों को उधर लेके चल जाएंगे तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जी अच्छा जी, अगर z इज इक्वल टू 0 है, तो अब y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू निकाली हमने, तो z हमारे पास क्या था, 0 था, तो क्या बन जाता है 0 और 5, तो 0 और 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर y 0 है तो x भी 0 होगा, तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन बनी, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये देखो जरा, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया, माइनस से कोई जी। फर्क नहीं पड़ता ना 0 पे, तो x भी 0 आ गया, x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, और z भी 0 आ गया, तो हम इसे कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जितने भी वेरिएबल, यानी कि अगर x भी 0 आ गया, ये भी इंडिपेंडेंट है, y 0 आ गया, ये भी इंडिपेंडेंट है, z इज इक्वल टू 0 आ गया, ये भी इंडिपेंडेंट है। अगर इनमें से कोई एक लफ्ज, जैसे ना z कह लो कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो ये नॉन इंडिपेंडेंट है, या कह लो कि ये डिपेंडेंट है। ठीक, यानी अच्छा जी, यानी भाई ये होमोजीनियस होगी और वो नॉन नहीं नहीं होमोजीनियस। नहीं 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 नहीं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का तो अभी चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे खाली आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, और डिपेंडेंट कौन कौन सी होती है। वो ऐसे वेरिएबल जो कि 0 के इक्वल आए, वो डिपेंड और इंडिपेंडेंट होते हैं, और वो वेरिएबल्स जो कि 0 के इक्वल ना आए या नॉन 0 हो, उन्हें हम कहते हैं नॉन डिपेंडेंट। ठीक है, अब इस तरह जी। गौर कर लो, उसने हमें क्या कहा, C1 B1, C1 B1 से क्या मुराद है, कॉलम 1 और वेरिएबल 1, वेरिएबल 1 से मुराद है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर देखो जरा, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये इस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ मैं अब, ये फॉर्म 4381, पीछे चलते हैं, पहली अगर आप रो को देखो तो ये आपके पास आ गई, 4381 आ गई। जी अब हम वापस ऊपर चलते हैं, अगली है 5910 2, फिर नीचे जाके देखते हैं,
5 9 10 2 वही आ गया। जी अब फिर ऊपर चल के देखते हैं बाकी के दो जो हैं 2 6 7 9 2 6 7 9 और अगला भी याद रखना 14 21 28 और 5। ठीक है, इधर हम आगे तो ये देखो ये 2 6 7 9 और 14 21 28 और 5। ठीक है, जी अब आगे अब ये तो हमें समझ आ गया कि यार ये तो हमने ऊपर वाली मैट्रिक्स से उठा लिया है। तो ये 1 क्या है, ये 2 क्या है, ये 0 क्या है और ये -1 क्या है, कोई बता सके? ये क्या है? नहीं याद आ रहा? चलो मैं बताता हूँ आपको, 2 मिनट है ना, जरा आप सोचो, मैं जरा ये सूब रजा का जरा मैसेज सुनूं क्या कह रहे हैं भाईजान। हाँ जी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? चलो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या कोफिशिएंट मतलब है है। यार, कोफिशिएंट या कहाँ से कोफिशिएंट आ गया? कोफिशिएंट है। नहीं नहीं, कोफिशिएंट नहीं है, ये आपको ये बता रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है वो कितने हैं। पहली रो के अंदर ये जो देखो आप ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है C1 V1, C1 से मुराद है कॉलम 1 और V1 से मुराद है वेरिएबल 1। तो वेरिएबल 1 जो है, जो पहला वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट है ये नहीं है। ठीक है, या फिर उसके अंदर कितने वेरिएबल ऐसे हैं, क्योंकि पहली रो के अंदर देखो ना, हमें तो ये पता करना है कि एक्स है कि नहीं है, वाई है कि नहीं है, जी है कि नहीं है, तो उसके मुताबिक हम फाइंड करेंगे कि क्या कहते हैं कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट और कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम x1 फाइंड कर रहे हैं तो देखो कॉलम 1 ये आ जाएगी, और जो है क्या कहते हैं जो बैट सॉरी यार 2 मिनट है। हाँ जी, अच्छा जी, कॉलम 1 ये आ गई, कॉलम 2 ये आ गई, C1 और C1 से मुराद कॉलम 1, C2 से मुराद कॉलम 2, C3 इस तरह ऑनवर्ड, जब जितने भी हमारे कॉलम बनते रहेंगे उसके मुताबिक हम अपने अपने कॉलम्स बनाते रहेंगे। अच्छा जी, वेरिएबल 1, वेरिएबल पहला जो वेरिएबल है उसके अंदर कितने हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले में 1 था, दूसरे में उसने कहा कि जी 2 वेरिएबल्स थी, तीसरे के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं था, और चौथे के अंदर -1 है। -1 सब क्या मुराद है, हमने जो वैल्यूज फाइंड की, लेट सपोज कि अगर x की वैल्यू एक 1 आ जाती है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 है। दूसरे में देखेंगे y की वैल्यू आ जाती है 2 तो ये 2 आ जाएगा। फिर हम अगला देखते हैं z की वैल्यू या जो भी है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहते हैं जी ये 0 है। अब यहाँ पे 4, क्योंकि हमारे पास वो थी रोज थी, तो हम उसके मुताबिक हम 4 ही वेरिएबल लेते हैं, w x y z, या फिर हम x1 x2 x3 और x4 भी ले सकते हैं। ठीक है, x1 1 था, x2 2 था, x3 0 था और x4 हमारे पास क्या था, -1 था। ठीक है, उसके मुताबिक अब हमने क्या किया, आपस में वो किया। अच्छा जी, अगर आप अब गौर करो तो अब जो पहली रो है ना, पहली रो, इसको आपस में प्लस करो, देखो क्या आंसर आता है। ये याद रखना कि ये जो 1 है ये पूरी इस रो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जरा करो पहली रो को, देखो क्या आंसर आता है। 26 भाई मल्टीप्लाई करके प्लस करें या सिंपल प्लस करें? नहीं नहीं, पहले मल्टीप्लाई करें, जिस तरह हम करते नहीं है कि रो, पहली रो जो है वो कहता है पहले मल्टीप्लाई हो रही है उसके बाद प्लस, ग्रामर उसके साथ चलना डिमैस रूल के मुताबिक। सिंपल है यार, 4 प्लस मैं इधर लिख ही देती हूँ शायद से आपको, अगला आप खुद करना। ठीक है,
4 आ गया पहला, ठीक है, प्लस 2 5 10 हो गया, ठीक। उसके बाद प्लस, और ज़ाहिर बात है ये तो 0 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा सिंपली, ठीक। और उसके बाद हमारे पास माइनस 114 माइनस 14 आ गया। इसको प्लस करें तो क्या आंसर आता है? अब तो प्लस कर लो जल्दी से। 0 आ गया, ठीक है। अब यही काम आप रो 2 के साथ करो, ठीक। ये आ गया आपकी रो 2। अब इसके साथ करो ये काम उसी तरह जिसमें मैंने मल्टीप्लाई की पहले, ये भी 0 आ गई। अब अगले के साथ ये काम करो, ये भी 0 ही है। ये भी 0 ही है। अब उससे अगले के साथ ये काम करो, ये इसके साथ, ये भी 0 ही है। ये भी 0 ही है। उसने क्या क्या वो, इसने आपको आंसर भी क्या बताया है कि आंसर भी हमारे पास 0 ही है। जब सारी रोज को आप कर दोगे और इसका आंसर 0 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, इसका रैंक 4 के इक्वल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जी जिसका वो जो होता है यार डिटर्मिनेंट, जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाता है वो इज इक्वल टू रैंक नहीं होता। तो रैंक 4/4 का था, हमने 4/4 का पकड़ा ना। देखो जी, ये डब्बा क्या था, ये 4/4 का डब्बा था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जी ये 4/4 का रैंक है ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे मजीद हम यहाँ पर चले जाते हैं। ये इस तरह जो मैंने आपको डिटर्मिनेशन मेथड सिखाया था। वैसे पहला स्टेप ये भी कर सकते हो, मगर आपको पता है कि ये जरा लंबा काम हो जाएगा, तो आप इसको ना ही करो। ज्यादा बेहतर ये है कि आप 3 से स्टार्ट कर लो, ठीक है। 2 रोज एक रो और एक कॉलम को आपस में आप वो कर दो, इग्नोर कर दो, और उसके बाद आगे आप स्टार्टिंग कर लो, ठीक है। जी, क्या आपको वही बात सिखाई गई है जो मैंने अभी आपको बताई थी। इफ ए इज n मल्टीप्लाई n का मतलब है कि 3/3 2/2 कुछ भी, ठीक है। रैंक कब होगा, जबकि वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उसका आंसर 0 ना बताओ ना, हाँ जी, 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है। और सिंगुलर क्या होता है, जब उसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है। वो कह रहा है कि रैंक इक्वल तब होगा जब उसका आंसर 0 ना आए, जिस तरह ऊपर अभी हमने किया था, ठीक। उसके बाद इफ ए एन मल्टीप्लाई एन, वही 3/3 या 2/2 4/4 रैंक कब होगा, जब n इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। जब a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तब भी रैंक बराबर ही होगा। एक बात बताता चलूं, ये दोनों सेम ही हैं, ठीक। जी, सॉरी यार, एक ये चीज और ये दोनों एक ही है। उसने आपको जरा कह लो कि एग्जांपल दोनों इसलिए अलग-अलग लिखिए ताकि आपको ना समझ आ जाए, ठीक। ये दोनों बातें एक ही है और ये एक अलग चीज है, ठीक है। वो कह रहा है कि इफ ए इज n मल्टीप्लाई n, यानी कि रैंक कुछ भी हो सकता है, 2/2 3/3 4/4 जो भी है, रैंक हमेशा कम होगा अगर आंसर 0 आ गया। सिंगुलर का मतलब आंसर 0 आ गया। अगर आंसर इज इक्वल टू हमारे पास 0 है तो हमारे पास रैंक हमेशा कम ही आएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट किधर से किया था, 3/3 से किया था, ठीक है। तो हमें पता है कि 3/3 से जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा आंसर 0 के इक्वल आ गया था, तो हमें उससे नीचे जाना पड़ा था, ठीक हो गया ना। जी, तो ये हमारा कभी भी रैंक तब इक्वल नहीं हो सकता जब आंसर हमारा 0 आ जाए, ठीक। कोई बात ना समझ आई हो तो बता दो। अब आगे एचेलॉन फॉर्म शुरू हो रही है मेरे पास में, हाँ। शुरू करूं? जी, किसी को कोई सवाल पूछना हो रैंक के हवाले से कमेंट करके बता दे। आगे चलूं यानी कि फिर मैं, कोई कमेंट नहीं आया। चलो आगे चलते हैं फिर। एचेलॉन फॉर्म क्या होती है? एचेलॉन फॉर्म मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि क्या कहते हैं, एक ऐसी फॉर्म, इस तरह की फॉर्म जो होती है ये आपके पास आ गई, ये आपकी एचेलॉन फॉर्म होती है। एचेलॉन फॉर्म क्या होती है? ऐसी फॉर्म जिसके अंदर आपके सारे लीडिंग जीरोज आ रहे हों, ये आपके सारे लीडिंग जीरोज आ रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे,
ये आपकी एचिलॉन फॉर्म है, ठीक है। हम इसे दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि ये एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है, ठीक, अपर जी ट्रायंगुलर फॉर्म भी हम इसे कह सकते हैं। दूसरा, ये वैसे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म की है तो नहीं, मगर आपके अगर आप गौर करें तो इसके अंदर लीडिंग जीरोज आ रहे हैं, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, ये एक एचिलॉन फॉर्म है। और याद रखने की बात कि एचिलॉन फॉर्म के लिए ये भी जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे ही जीरो हों, यहाँ पर आपके नॉन जीरो नंबर भी होने चाहिए, जहाँ पर आपके स्टार लगे हैं और जहाँ पर आपका ये डब्बा है। एक बात और याद रखनी है आपने इसमें कि कोशिश करनी है कि जो भी जो आपकी एचिलॉन फॉर्म होगी ना, आप कोशिश करना है कि इसके अंदर 1 हो, यहाँ पर 1, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी आपका 1 हो और ये भी आपका 1 हो। वो इसलिए हम 1 करते हैं क्योंकि हमें जो काम होता है ना वो करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। ये आपकी एग्जांपल आ गई। ये एचिलॉन फॉर्म है कि दूसरी फॉर्म है? एक्चुअली नहीं है। एचिलॉन फॉर्म है, क्यों? क्योंकि एक हमारे पास लीडिंग जीरोज आ रहे हैं, पहले में 2 थे तो पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, आगे फिर 4 हो रहे हैं। ये कौन सी है? ये भी एक्चुअली फॉर्म है। ये भी एचिलॉन फॉर्म है। अच्छा जी, ये कौन सी है? ये भी एक्चुअली। ये भी एचिलॉन फॉर्म है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब रिड्यूस्ड रो एचिलॉन फॉर्म का क्या है? अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूं, एचिलॉन फॉर्म और रो एचिलॉन फॉर्म दोनों एक ही चीजें होती है, ठीक है। एचिलॉन जी फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म दोनों एक ही चीज होती हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्या कहते हैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के अंदर। लो जी, रिड्यूस लो एचिलॉन फॉर्म के अंदर एक तो हमारे ये डायगोनल के इस साइड पे भी जीरो होने चाहिए। ये इसे मैं बताता हूँ, ये छोड़ो, इससे नहीं काम बनना हमारा। हमारे यार क्या हो गया इसे, चल हाँ, ये देखो